वैशाली की जैसे गणतंत्रीय व्यवस्था फूट डालने से आपसी अविश्वास के कारण, बाहरी आदमी के कारण हो गया, तो अगर इस तरह का किसी भी जनतंत्रीय देश में आपसी विश्वास नहीं होगा तो वो फूट का कारण बनेगा और वो जो है विनाश की ओर जाएगा। 7 पॉइंट बताएं वैशाली की गणतंत्र क्यों मजबूत थी, वैशाली क्यों इतने सशक्त थे, उसके 7 पॉइंट है। वही उसी 7 पॉइंट में हमारा आज का भी लोकतंत्र छुपा हुआ है। अगर वह 7 पॉइंट आपकी आज के लोकतंत्र में होगा तो उतना ही सशक्त होगा जितना कि वैशाली की। जन को मेरा सादर प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा भी सादर प्रणाम। मैं यहाँ गणतंत्र की जन्मी आदि भूमि वैशाली से चलकर के मगध की भूमि पर आप लोगों के बुलावा पर आया हूँ कि गणतंत्र के बारे में कुछ हम स्पष्ट कर सकें। वैसे मैं पेशा से पुरातत्वविद हूँ और पुरातत्व के दृष्टिकोण से ही हम इसे देखने की कोशिश करेंगे और आदि भूमि में जो गणतंत्र की व्यवस्था थी और जो हमारी आज गणतंत्रीय व्यवस्था है उसमें हम लोग कहाँ थे और कहाँ हैं, कोशिश करेंगे उसको कोलिडेट करने की। आज से लगभग 2800 वर्ष पहले उत्तर बिहार में गणतंत्र की हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी और उस कल्पना को साकार रूप भी दिया था। अभी वर्तमान समय में अगर हम उस गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को रेखांकित करने की कोशिश करें, सीमांकन करने की कोशिश करें, तो वह उत्तर में नेपाल हिमालय का क्षेत्र, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कोसी नदी और पश्चिम में सदानीरा नदी जिसे गंडकी के नाम से जाना जाता है। इतने विस्तृत भूभाग में वह गणतंत्र जिसे हम बज्जी संघ या लिच्छवी गणतंत्र के नाम से जानते थे फैली हुई थी। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना यह चाहता हूँ कि लिच्छवी गणतंत्र और बृज्जी संघ ये 2 शब्द है प्रायः समानार्थक रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो बृज्जी संघ था वह 6 गणों का एक संघ था और बृजी शब्द कहा जाता है किसी घिरे हुए, चारों तरफ से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा, चाहे वह नदी से घिरी हो या पहाड़ी से घिरी हो या बाढ़ लगा करके घिरे हो, तो उस घेरे को हम बृजी या ब्रज शब्द से प्रयोग करते हैं। और इसका उदाहरण हम गिरि ब्रज से लेते हैं। राजगीर का पुराना नाम गिरि ब्रज था जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो हमारा जो बृजी संघ नाम दिया गया वह इन जो हिमालय फिर 3 नदियां से घिरी हुई क्षेत्र थी और इसके अंतर्गत जो गण थे उन गणों का एक संघ था, उसी संघ को बृजी संघ नाम दिया गया। बाद में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिच्छवी गणराज्य और बृजी गणराज्य 2 अलग अलग व्यवस्थाएं दी हैं अपनी पुस्तक में। और 629 ईस्वी में यहाँ पर एक चीन के बहुत बड़े महान यात्री आए थे जिनका नाम सुएनसांग, आजकल झुआनझुआंग भी कहा जाता है उनको। तो वो इस गणतंत्रीय क्षेत्र का भ्रमण किया था। उनके पूरे ट्रेल का हमने पुरातात्विक अध्ययन किया बिहार में और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है अपनी यात्रा वृत्तांत में वो लगभग 70-80% मिलता है, कुछ तो डिसमेंटल हो गया है बहुत कालक्रम के कारण। तो उन्होंने भी बृज्जी का उल्लेख किया है और बृज्जी लगभग 4000 ली में उसका उन्होंने सर्किट बताया है और वैशाली का सर्किट उन्होंने 5000 ली बताई है। तो 4000 ली लगभग 2 ली का 1 किलोमीटर होता है। तो उससे एरिया हम पता कर सकते हैं कितने बड़े क्षेत्र में वो फैला हुआ था। और उन्होंने जो अपनी पुस्तक में लिखा है कि विदुपुर से 500 ली उत्तर और पूर्व में बृजी राज्य था, गणराज्य था। तो उसको हम लोगों ने आज के डेट में बैठा है तो लगभग कटिहार सहरसा का जो क्षेत्र है
वो ब्रिजी गणराज्य का क्षेत्र आता है, जो कोसी और महानदी के इस क्षेत्र में पड़ता है। तो जो इसका क्षेत्रफल बताया गया है, चौहद्दी बताई गई है, उसके अंतर्गत ही आती है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया ये सदा नीरा में किस तरह से बसावट सबसे पहले हुई। तो सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ये विदेह माधव गौतम ऋषि के साथ और उनके साथ एक वैश्वानर अग्नि थी, अग्नि का नाम था वैश्वानर, तो उसके साथ जो है वो पश्चिम से चल करके यहाँ आए और सदा नीरा के तट पर उन्होंने अपनी प्रथम बस्ती बताई। जो साहित्यिक स्रोत से हम लोग को बस्ती बसावट की संकेत मिलता है वो सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। और पुरातात्विक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो वहां पर खुदाई हुआ है चेचर का, चेचर, कुतुबपुर, पार और चिरान, ये 3 साइट का खुदाई हुआ है। और तीनों ही साइट पर सबसे जो शुरुआती सेटलमेंट मिलता है वो नवपाषाण काल से मिलता है। मानव का माइग्रेशन जब देखते हैं तो मानव का शुरुआत जो है पहाड़ी क्षेत्र में हुआ, जो पूर्व पाषाण काल में हुआ, उसके बाद मध्य पाषाण काल आया तो पहाड़ी से नीचे उतरे और उस समय उन्होंने अन्न, जो जंगली अन्न थे, उसको डोमेस्टिकेट किया और इस तरह से पहाड़ से नदी की तरफ जो है उनका माइग्रेशन होता है। तो नवपाषाण काल में वो पहाड़ को छोड़ करके नदी के तरफ आए। तो नदी के इलाके में भी हम लोग का जैसे मनेर है, वहां भी नवपाषाण काल के साइट मिलते हैं। ताराडी है बोधगया में, वहां भी मिलता है, राजगीर में मिलता है, बहुत सारे बिहार में ऐसे साइट मिलते हैं। और बिहार में पूर्व पाषाण काल के भी साइट आपको कैमूर से लेकर के भागलपुर के क्षेत्र में मिलता है। तो हमारा जो बिहार की अस्मिता है, मानव उत्पत्ति का जो ये इतिहास है वो अति प्राचीन काल है। और हम लोग ये नहीं कहें कि हम बिहार में जो आए हैं माइग्रेट करके कहीं बाहर से आए हैं, वो सब कॉन्सेप्ट जो है लागू 100% नहीं होता है। माइग्रेशन एक जैविक प्रक्रिया है जो आज भी हो रही है, उस जमाने में भी होती थी। और चूंकि हम लोगों के पास काफी पुरातात्विक साक्ष्य है। अब हम लोग पुनः गणतंत्र पर आते हैं। तो गणतंत्र में एक अंधकार युग साहित्य के क्षेत्र में आता है और उस अंधकार युग में वैशाली के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन वहां पर पुरातत्व जो है बड़ी जोर जोर से बोलती है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। अपने यहाँ 2 समय में नगर व्यवस्था हुई। एक तो सिंधु सभ्यता आप लोग पढ़ेंगे, वो नगर व्यवस्था थी। दूसरी जो नगर व्यवस्था शुरुआत हुई, नगरीय आंदोलन शुरुआत हुई, वो बुद्ध काल के समय हुआ। तो बुद्ध के का 6th सेंचुरी बीसी में उनका काल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो गणतंत्र की शुरुआत थी वो बुद्ध से पहले थी, लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसकी शुरुआत होती है। और उस समय हम लोगों का पुरातत्व काफी विकसित था, पुरातात्विक स्रोत से हमें साक्ष्य काफी अधिक मिलते हैं। तो पत्थर के युग के बाद तांबा का खोज हुआ, ताम्रपाषाण काल हुआ। तांबा के बाद जो है करीबन 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो है लोहा की खोज हुई, उसमें बिहार भी अग्रणी रहा। लोहा के बाद जो है एक बर्तन का खोज हुआ, जो अभी जो कार्बन डेटिंग आई है करीब 1000 बीसी के आसपास। तो उसी का बर्तन को, जिसको एनबीपी हम लोग बोलते हैं, एनबीपी बर्तन वैसा है, करीब उसी पर मेरा काम भी है, किताब भी पब्लिश्ड है। वो अगर आपके पास गोल्डन कलर का हम रख दें, मिट्टी का बर्तन है लेकिन गोल्डन कलर का टुकड़ा अगर रख देंगे तो आप देख के कहिए कि सोना का टुकड़ा है। चांदी के कलर का है, चांदी का रख देंगे तो बोलेंगे चांदी का टुकड़ा। इस तरह से करीब 15-16 कलर में अलग अलग जमुनिया कलर क्या क्या, फिर एक ही में कई कलर, मतलब इतना अधिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग के मिट्टी निर्माण कला में विकसित था पूरे वर्ल्ड में। और वो करीबन 200 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास वो हमारे प्रचलन से आउट हो गया। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हम लोग भूल गए। आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ट्राई करते हैं कि उस तरह की बर्तन कैसे बनता था, लेकिन वो बर्तन, और ये बिहार उसका एपी सेंटर था उस बर्तन का। उस बर्तन का निर्यात भी विदेशों में काफी होता। तो उस बर्तन की जो परंपरा है, उसी परंपरा को हम जनरली जो है बौद्धिस्ट साइट मान लेते हैं कि वहां पर ये अगर बर्तन मिल रहा है तो बौद्धिस्ट साइट होगा, क्योंकि बुद्ध खुद हुए या उनके धर्म का जो काल रहा उसी समय के आसपास होता है। उसी में आपका मौर्य काल उसी क्षेत्र में पड़ता है। मौर्य का जो पीरियड पड़ता है वो एनबीपी में। एनबीपी में हुआ क्या कि लोहे की काफी अच्छे क्वालिटी का प्रचलन हुआ। लोहे के प्रचलन से क्या हुआ कि हमारी जो सांस्कृतिक प्रसार था वो काफी बढ़ा। और अभी पूरे बिहार में आप जाएंगे तो जो एनबीपी साइट में बोला, वो हर 4-5 किलोमीटर पर आपको साइट मिलेगा पूरे बिहार में। उत्तर बिहार में बहुत ज्यादा मिलता है दक्षिण की अपेक्षा, और बड़ा बड़ा साइट मिलता है। तो वैशाली में जब जाइएगा तो वैशाली का सेटलमेंट भी लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था।
लेकिन वैशाली से पहले हाजीपुर विशालापुरी के नाम से जानी जाती थी। वाल्मीकि रामायण में उसका विशालापुरी नाम से चर्चा है। तो विशालापुरी से वैशाली का जो दौर चला उसमें कई 100 वर्ष लगे। हाजीपुर का भी खुदाई हुआ है केपी जायसवाल की तरफ से। तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का वहां पर अवशेष मिला। फिर चेचर में नवपाषाण का मिला। तो इस तरह से हम मानते हैं कि चेचर और हाजीपुर से धीरे धीरे वैशाली की ओर बाद में लोग शिफ्ट किया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई। और सामरिक दृष्टिकोण से 6th सेंचुरी BC में क्या हो कि जो बिंबिसार का मगध का जो राजधानी था राजगीर में, वो शिफ्ट होकर के चली आई पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में होने का मतलब 2 बड़े राज्य की राजधानी समीप समीप होना बहुत ये था, दोनों में झगड़ा भी बराबर होते रहता था। तो सामरिक दृष्टिकोण से यहाँ से 6th सेंचुरी BC में शिफ्ट होकर के वैशाली राजधानी गई। वैशाली में 800 BC के पहले का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। जो भी लोग साहित्य के आधार पर कहते हैं कि वही वैशाली रामायण वाला वैशाली है, वो पुरातत्व के आधार पर गलत है। वो पुरातत्व के आधार पर आपको वैशाली हाजीपुर और चेचर चिरांद का जो एरिया है पूरा महनार तक, हाजीपुर से लेकर महनार तक आपको प्राचीन सेटलमेंट मिलेगा। तो इस तरह से प्राचीन कितना हम लोग की प्राचीनता है इसके बारे में हम लोग फोकस किए हैं। अब आते हैं गणतंत्र में। गणतंत्र की क्या खासियत थी जो वैशाली में वो फलीभूत हुआ और कितने दिनों तक फलीभूत हुआ। तो 800 ईस्वी में वहां पर शुरुआत हुआ, राजतंत्री खत्म हुआ। राज जनक था अंतिम शासक, वो जब खत्म होते हैं तो वहां से लोकतंत्र की गणतंत्र की शुरुआत होती है। और 484 ईस्वी में बुद्ध के मरने के 3 वर्ष के बाद अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और वैशाली पर आक्रमण करके वो छल से जीता। अजातशत्रु वैशाली का भगिना था और एक आम्रपाली के नाम आप लोग सुने होइएगा, वो सुपर महिला उसको हम बोलते हैं, ऐसे गणिका और बहुत तरह की बात में लोग करते हैं, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत शिक्षित महिला थी। इसलिए हम वैशाली की उस सशक्त महिला को गलत नाम से नहीं पुकारते हैं। एक हम सुपर महिला की या सुपर बेटी के रूप में हम जहां भी चर्चा करते हैं सुपर बेटी के रूप में करते हैं। उससे बिंबिसार भी वहां पर युद्ध लड़ते थे। बिंबिसार की भी ससुराल वहां पर थी वैशाली में। और आम्रपाली से उनको एक पुत्र था जिसका नाम अभय था। अब अजातशत्रु का भी ननिहाल वहां और अभय का भी ननिहाल वहां। तो वो इस भय से अजातशत्रु देखा कि कहीं अभय को नहीं वहां शासन मगध का बना दिया, तो उसने वहां पर आक्रमण किया और फिर वो वैशाली को छल से जीता। छल क्या था कि उनकी एक प्रधानमंत्री से बर्षकार को उन्होंने भगवान बुद्ध के पास भेजा कि भाई मैं बार बार वैशाली पर आक्रमण करता हूं, कभी जीतता नहीं हूं, इसका क्या कारण है। तो भगवान बुद्ध ने डायरेक्ट उससे बात नहीं की, आनंद से बोले 7 पॉइंट बताए। वैशाली की गणतंत्र क्यों मजबूत थी, वैशाली की क्यों इतने सशक्त थे, उसके 7 पॉइंट है। वही उसी 7 पॉइंट में हमारा आज का भी लोकतंत्र छुपा हुआ है। अगर वह 7 पॉइंट आपकी आज के लोकतंत्र में होगा तो उतना ही सशक्त होगा जितना कि वैशाली की। वो 7 क्या क्या प्रश्न पूछते हैं आनंद से। बोलते हैं कि बज्जी लोग बार बार क्या बज्जी के जो आबादी है जो है वो जनसभा करते हैं, बार बार एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो आनंद बोलते हैं कि हाँ बनते। तो बुद्ध बोलते हैं कि यदि वो बार बार इकट्ठा होते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, तो उनकी उन्नति ही होगी, हानि नहीं होगी। दूसरा बार फिर पूछते हैं कि ये आनंद बताओ कि भैया क्या भी वो साथ साथ उठते बैठते हैं, साथ साथ खाते पीते हैं, साथ साथ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करते हैं। आनंद बोलते हैं कि हाँ बनते। तो बोले कि वैशाली की क्षति नहीं होगी। फिर वो पूछते हैं कि बज्जी धर्म नियम विरुद्ध कोई काम तो नहीं करते हैं, जो धर्म उन्होंने बनाया है क्या उसके खिलाफ भी कोई काम करते हैं। आनंद बोल रहे कि नहीं बनते, वो अपने धर्म का पूर्णतः पालन करते हैं। फिर पूछते हैं कि यार वहां पर जो वृद्ध बुजुर्ग बड़े लोग होते हैं उनके क्या लोग सत्कार करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनकी बातों का अमल करते हैं, क्या उनकी प्रतिष्ठा देते हैं। आनंद बोलते हैं कि हाँ बनते। बोले कि तब उसकी अवनति कभी नहीं होगी। फिर पूछते हैं कि ऐसा बताओ कि क्या वहां की जो स्त्रियां हैं, जो कुमारियां हैं, वो सुरक्षित है, कुल बधुएं जो है वो सुरक्षित है, उनका मान सम्मान सुरक्षित है, क्या लोग उसका अपहरण तो नहीं करते, बलपूर्वक उसके साथ दुराचार तो नहीं करते। बोले कि नहीं बनते। बोले कि तो उसका हानि नहीं होगा। फिर जो पूछते हैं कि वहां के जो देवालय है, मंदिर है, धार्मिक संस्थाएं हैं,
उन सबों का लोग आदर सम्मान करते हैं, पूछते हैं, और उसका जो उसे जो दान दिया जाता है उस मंदिर या संस्थान को, उसका तो अपहरण लोग नहीं करते, उसको हर तो नहीं लेते। अब तुलना कीजिए आज के डेट में क्या होता है, तो बोले कि तब उसका अवनति नहीं होगा। अंत में फिर बोलते हैं कि वहां जो साधु संत हैं, जो सन्यासी हैं, क्या उनकी सुरक्षा राज्य करती है? वो स्वतंत्र होकर के उसमें विचरण करते हैं, सुखपूर्वक विहार करते हैं? तो बोले कि हाँ भंते, ऐसा होता है। तो भगवान बुद्ध के संकेतिक जो था, संकेत वर्षकार बहुत चालू आदमी था, बड़ा पढ़ा लिखा था, वो समझ गया और जाकर के अजात शत्रु को बताया, और अजात शत्रु दोनों षड्यंत्र किया और वर्षकार को मार के पीट के इस तरह से वो वैशाली के पक्ष में बोलने लगा, वहां से भगाया, गधा पर बिठा के उसको भगाया। तो वैशाली के कुछ लोग जब इधर आए, ये गाय घाट से पार करते थे लोग, राघोपुर और गाय घाट दो पार करने का जगह था, तो कुछ लोग बोले कि बहुत ये खराब आदमी है, वैशाली को नाश करेगा, इसको आने मत दो। कुछ लोग कहे कि नहीं आने दो, वहां से उसको किया। और यहाँ जब आया तो वो 2-3 साल 4 साल रह करके पूरा फूट डाला। पूरे जो गण के लोग थे जितने, चूंकि गण में कई धर्म को मानने वाला, कई जाति और गोत्र के लोग थे, वहां पर हिंदू धर्म को भी मानने वाले थे, जैन धर्म को भी मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को भी मानने वाले थे, आजीवक धर्म को मानने वाले थे। मतलब वहां ऐसे साहित्य, कुछ साहित्यों में वर्णना के करीब दर्जनों उस समय की वहां पर संप्रदाय थे, सभी लोग मिलकर रहते थे। और तब वह जो फूट जब डल गया तो कहा कि खिचड़ी पक गया है, अब जो है फसल काटने की टाइम आ गया। तो अजातशत्रु वही किया, उस समय गण में मतभेद था और वो आराम से जो है जीत गया। तो कहने का मतलब यह कि वैशाली की जैसे गणतंत्रीय व्यवस्था फूट डालने से, आपसी अविश्वास के कारण, बाहरी आदमी के कारण हो गया, तो अगर इस तरह का किसी भी जनतंत्रीय देश में आपसी विश्वास नहीं होगा तो वो फूट का कारण बनेगा, वो जो है विनाश की ओर जाएगा। बात तो बहुत है वैशाली के बारे में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को हम विराम देते हैं।